नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता निधि। आज मैं श्री विद्या पाठशाला रिवोना गोवा में हूँ। ये पाठशाला गुरुजी और इनकी धर्म पत्नी चलाती हैं। आइए इस पाठशाला के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का इस प्रोग्राम में। प्रणाम। गुरुजी, आप हमें अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। हम इधर से 40-45 किलोमीटर जो शिरोड़ा गांव है वहाँ से है और 10वीं तक हमने इधर पढ़ाई की। बाद में हमारे चाचा के प्रेरणा से हम 5 साल तक पूना में वेदाध्ययन कर रहे थे। उसके बाद न्याय शास्त्र के बारे में हमें थोड़ी जानकारी हुई और ऐसा लगा कि हमें उसको पढ़ना चाहिए। तो उसको पढ़ने के लिए हम फिर पूना से वाराणसी गए, लेकिन जो वहाँ पर व्यवस्था थी वो न्याय पढ़ने के लिए अनुकूल नहीं थी। तो थोड़ा ज्योतिष और थोड़ा अर्थशास्त्र हुआ और थोड़ी मीमांसा भी हुई, लेकिन न्याय की पढ़ाई जैसा हम सोचते थे वैसी नहीं हुई। तो फिर 94 में 1994 में एक ऐसा पत्र पूना में आ गया कि हम काशी में थे, काशी में आया कि एक गोड़ा सुब्रमण्य शास्त्री जिनके पास हमारी पूरी पढ़ाई होगी, उनका एक पत्र वाराणसी में आया कि हम अभी कांची में आए हैं और फिर कांची छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी को यदि शास्त्र पढ़ना है, न्याय मीमांसा, तो हम उनको पूरा शास्त्र पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो फिर 94 में हम पूना से वाराणसी से इधर आए, कांचीपुरम में आए और वहाँ पर गुरुजी के प्रेम से और उनकी जो नियमितता थी, सब इसकी कृपा से खाली 3 साल जो 6 साल 7 साल जो पढ़ाई करने के लिए लगते हैं, वो खाली 3 साल और 7 महीने में गुरुजी ने पूरा किया। और उसी समय जो अभी आगे तेनाली परीक्षा का उल्लेख होगा, वो परीक्षा मैंने उसका ढांचा तैयार हुआ था, किसी ने परीक्षा नहीं दी थी। तो गुरुजी ने हमारा प्रवेश उधर कराया और वो भी 6 साल का परीक्षा का कार्यकाल है, लेकिन गुरुजी ने बोला कि इतना समय मत दे दो, अच्छी तैयारी करो। और खाली 1.5 साल में हमने वो पूरी परीक्षा लिख दी और 1998 में तेनाली के पहले विद्यार्थी हम उत्तीर्ण हो गए। और उसके बाद पूना में पीएचडी के लिए आए। तो अभी हमने आपको बोला कि उसके बाद करीबन 2015 तक हम पूना में पढ़ा रहे थे। उसके बाद अभी गोवा पढ़ाना चल रहा है। और इस गुरुकुल के शिक्षा पद्धति के बारे में कुछ बताएं हमें। तो इधर 3 विषय पढ़ाए जा रहे पाठशाला में। एक न्याय है, व्याकरण और मीमांसा। उसमें न्याय की जो पढ़ाई है वो कल्याणी हर्डीकर, जो पाठशाला की ही छात्र है, मैंने पूना में पढ़ रही थी, फिर इधर पढ़ रही थी। बाद में हमारे और एक छात्र हैं, उनके पास उन्होंने पूरा किया, अभी इधर वो न्याय पढ़ा रही है। और पाठशाला के पूर्व आचार्य जो अभी हमारे इस विश्व में नहीं है, गुजर गए, वो मोहनलाल शर्मा मध्य प्रदेश से थे। तो उनके पास तन्मय हर्डीकर जी ने व्याकरण का पूरा अध्ययन किया और वो अभी पाठशाला में व्याकरण का अध्यापन कर रहे हैं। और हमारे पास मीमांसा पढ़ते हैं लड़के। गुरुजी, गुरुकुल में कुल कितने पाठ्यक्रम हैं और कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं अभी फिलहाल गुरुकुल में? अभी हमने बताया कि व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, न्याय पढ़ाया जा रहा है और मीमांसा। व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है, माने संस्कृत भाषा के जो शब्द है उनकी जो प्रक्रिया, कैसे शब्द बनते हैं, उनका वो अध्ययन है। दूसरा जो न्याय शास्त्र है, ये ऐसा है कि समझना और समझाने का तरीका। जैसे हम हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो इंद्रियां हैं, उनसे समझते हैं, उसके बाद हमें अनुमान होता है और शब्द से भी हम समझते हैं। ये 3 उपाय हमारे समझने के हैं। तो इनमें इनकी जो कुछ मर्यादाएं हैं, उनकी ताकत, क्षमता, इन तीनों प्रमाणों की ताकत और उनकी मर्यादाएं, इनको समझना और उसके बाद समझा हुआ विषय हम कम से कम शब्दों में अच्छे ढंग से दूसरे को कैसे प्रतिपादित करें, इसको पढ़ाने का तरीका है
न्याय शास्त्र। और मीमांसा जो है ये जो वाक्य होता है, वाक्य का अर्थ निश्चित करने के वो ढंग है। अनेक अलग अलग अधिकरण बोला जाता है, उससे वाक्यों का अर्थ निश्चित किया जाता है। ऐसे 3 विषय अभी पाठशाला में पढ़ाए जा रहे हैं। अभी 28, 19, 29 बच्चे पाठशाला में पढ़ रहे हैं। उनमें करीबन 10 लड़कियां हैं और बाकी लड़के। और ये करीबन 8-9 राज्यों से इधर आए हैं, जैसे गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा से भी 1-2 लड़के हैं। ऐसे 8-9 राज्यों से बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। अपर्णा जी, आप बताइए, ये जो पाठशाला है, ये पाठशाला ट्रस्ट के माध्यम से चल रही है, तो ये ट्रस्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी दें कि ये कौन लोग हैं ट्रस्ट के पीछे, क्या करती है ट्रस्ट, कैसे चलती है? ये जो ट्रस्ट है, ये गुरुजी के जो गुरुजी थे गोड़ा सुब्रमण्य शास्त्री जी, उनके नाम से हमने स्थापन किया है। इसका नाम है श्री सुब्रमण्य वाङ्मयी परिषद। 2014 में हम लोगों ने इसकी स्थापना की। उसके पहले पुणे में दूसरे किसी ट्रस्ट के अंदर पाठशाला चलती थी, लेकिन जब गोवा आने का हमारा निर्णय हो गया तो गोवा के लोगों ने हमें ये सूचित किया, जो पाठशाला के हितैषी है, पाठशाला के सपोर्टर है, उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर भी एक अच्छा सा ट्रस्ट स्थापन कर लो, जिससे हम लोगों को आपके साथ रहने में, जुड़े रहने में आसानी होगी। कुछ सहाय्य करना है या मिल के काम करना है तो ट्रस्ट के माध्यम से काम करना आसान होता है। इसीलिए इस ट्रस्ट की हम लोगों ने स्थापना की। इस ट्रस्ट की मैं सेक्रेटरी हूँ और भी 4-5 लोग इसमें पदाधिकारी हैं। आमतौर पे अपर्णा जी, ये जो यहाँ आप देखते हैं कि कितने सारे सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं आसपास, और कोई माँ बाप अपने बच्चे को गुरुकुल में क्यों भेजना चाहेगा? ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन मेरा जो निरीक्षण है, अभी ऑलमोस्ट 24 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने भी आधुनिक जो फॉर्मल प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से शिक्षण सब लिया है, डॉक्टरेट तक किया है। लेकिन जो फ़र्क मैंने जान लिया है, जो भेद मैंने जान लिया है गुरुकुल के अध्ययन पद्धति में और जो फॉर्मल एजुकेशन जो आजकल चल रहा है उसकी पद्धति में, वो बहुत फ़र्क है। तो ये शायद आजकल के माता पिता भी जानने लगे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा ये विद्वान बने, कुछ अच्छा नागरिक बने, मेरे देश का अच्छा नागरिक भी बने और साथ ही साथ उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। तो ये सब इकट्ठा उनको गुरुकुल में शायद मिलता है, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं। अब एक बात मैं यहाँ बड़े अभिमान से बताना चाहूँगी कि हम कम उम्र वाले बच्चों को लेते नहीं हैं, लड़का हो या लड़की हो। और लड़कियों के लिए ये उम्र की थोड़ी ज़्यादा मर्यादा है, कुछ निजी लड़कियों के कारण होते हैं, इसलिए तो 15 साल कंप्लीट होने के बाद लड़कियों का प्रवेश होता है। और वो प्रवेश में सिर्फ हम उसका आधार कार्ड देखते हैं उम्र के बारे में जानने के लिए, और पहले माता पिता ने आके मिलना है, जो भी पदाधिकारी है, संस्था के अध्यापक है, उनके साथ बात करके यहाँ का सब माहौल देखना है, क्योंकि ये एक छोटा सा देहात है। यहाँ पे जो शहर में या छोटे शहर में जो कुछ भी अपने मनोरंजन के साधन होते हैं वो इधर कुछ भी नहीं है, और रहना खाना पीना सब खुद करना पड़ता है। वो बच्चे खाना भी खुद का खुद पकाते हैं, अपने अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, ऐसा सब स्वावलंबी वातावरण है। तो वो पहले माता पिता को अच्छा लगना चाहिए, उनको पसंद होना चाहिए, बच्चों ने भी यहाँ का माहौल देखना चाहिए। इसलिए मैं उनको विनती करती हूँ कि आप एक बार देख लीजिए। लेकिन बच्चे खुद चाहते हैं कि नहीं हमें गुरुकुल में पढ़ना है, तो वो माता पिता से आग्रह करते हैं। तो माता पिता उनकी ये जिद पूरी करने के लिए स्वयं यहाँ आके रहते हैं। ऐसे 3 परिवार संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इस पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं, कि जो अपने कम उम्र के बच्चों को लेकर के वो खुद उनकी परवरिश कर रहे हैं और पढ़ाने के लिए पाठशाला में भेज रहे हैं। अब ये धीरे धीरे शायद समाज का रुझान बदलता जा रहा है,
जो इतने दिन मनी ओरिएंटेड था वो शायद अभी नॉलेज ओरिएंटेड हो रहा है, ऐसा हम बता सकते हैं। गुरुजी, गुरुकुल में कन्याएं नहीं पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ कन्याएं भी अध्ययनरत है, और ना ही सिर्फ अध्ययनरत है, वो यहाँ पढ़ा भी रही हैं। तो ये जो बदलाव है वो कैसे आया है यहाँ पे, कैसे मन में आया आपके? शास्त्र के जो परंपराएं हैं उसमें न्याय और व्याकरण, इन दोनों विषयों को कोई दिक्कत नहीं, माने संप्रदाय में इन दोनों विषयों के अध्ययन के लिए हर संप्रदाय में अनुमति है। लेकिन कुछ गलतफहमियाँ और कुछ अपना आग्रह, इससे बहुत सालों से लोगों को दूर रखा गया था। लेकिन थोड़े गुरुजी की प्रेरणा से हमें धैर्य मिल गया, और 2013 में गोवा से ही एक लड़की पूर्ण काल रूप से न्याय पढ़ने के लिए पुणे में आई थी, और अभी पूरा करके वो इधर अध्यापक भी हो गई। तो माने संप्रदाय के दृष्टि से इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। माने हमेशा हम बोलते हैं कि भाषा की और जेंडर, माने लिंग की और जाति की, इन सभी के जो दीवारें हैं उन दीवारों को हटा करके हमें शास्त्र विद्या का प्रसार करना चाहिए। इसमें माने कोई इसके लिए हमें किसी का विरोध उठाना पड़ रहा है, अथवा ये नहीं चाहते कि हम इनको पढ़े, ऐसी कोई बात नहीं। किसी ने ऐसा साहस नहीं किया और हमने शुरू किया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। गुरुजी, हमें ये बताएं कि इस गुरुकुल में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया क्या है? हम तो बच्चों का चयन नहीं करते। एक लिंक है, जो संपर्क में आता है उसको लिंक भरने के लिए बोलते हैं। सामान्य रूप से ये इसलिए किया गया है कि उम्र का पता चले। 18-19 के बाद यदि बच्चे आते हैं तो 7 साल 6 साल 7 साल में पढ़ाई पूरी नहीं होती है, और घर वाले 22-23 उम्र के बाद शादी और पैसा कमाना, इसकी चर्चा शुरू कर देते। इसलिए ये उम्र जो है 14 से 18 तक पक्की की गई। और जो लिंक और जो उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं वो महज उनकी उम्र समझने के लिए ही है, चयन नहीं करते हैं। जिनको जिज्ञासा है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, वो आ जाते हैं। और पहले ही भी हमने इसका उल्लेख किया था कि एक ही विषय को पूरा 12-13 घंटे चिंतन, आदान प्रदान विचारों का और नया पाठ, इससे एक एक विषय को दृढ़ किया जाता है। और जैसे न्याय में हम लोग 19 ग्रंथ पढ़ाते हैं, व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी, परिभाषेंदु शेखर वगैरह ग्रंथ है, महाभाष्य का नवान्निक भाग तक 7-8 ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार मीमांसा में भी भाट्टदीपिका शुरू में पढ़ाई जाती है, उसके बाद श्लोक वार्तिक, शाबर भाष्य, यहाँ तक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। तो ये तैयारी होने के बाद हर 6 महीने में बच्चे तेनाली और अहमदनगर, इन दोनों संस्थाओं में परीक्षा के लिए जाते हैं। ये तेनाली आंध्र प्रदेश में एक शहर है, और दूसरा अहमदनगर ये महाराष्ट्र में शहर है। तो तेनाली में कांची स्वामी जी जो है, कांची कामकोटी पीठ, उनके आधिपत्य में वो परीक्षा चल रही है। तो उनके फंड्स मर्यादित है, उनकी मर्यादा है। तो इसलिए जितनी संख्या में पूरे भारत में बच्चे अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनका प्रवेश उधर होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर दूसरी संस्था जिनके पास पर्याप्त साधन सामग्री है, ऐसी दत्त देवस्थान अहमदनगर, यहाँ पर हमने उसी स्तर पर परीक्षा शुरू की। माने परीक्षक भी वही होते हैं, तैयारी भी उनकी उतनी ही होती है, और अच्छी परीक्षा करते हैं। तो ये अभी बच्चे, कुछ बच्चे इधर जाते हैं और कुछ बच्चे जो संख्या में बढ़ जाते हैं, वो सभी लोगों को अहमदनगर परीक्षा में प्रवेश है। 6 साल में ये परीक्षा पूरी की जाती है। इसमें 2 लेखन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और 100 मार्क है ओरल एग्ज़ाम, माने मौखिक परीक्षा के मार्क्स है। तो सभी जगह उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये 6 साल का या 7 साल का अभ्यास पूरा हो गया, उसके बाद महापरीक्षा होती है।
जो खुद श्रृंगेरी स्वामी जी या कांची स्वामी जी, उनके उपस्थिति में ये परीक्षाएं होती हैं। और हम अभी जैसे ये छात्र हैं गुरुकुल में, इनकी दिनचर्या क्या होती है प्रातः सुबह से लेकर शाम तक, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दें। 15 दिन में एक बार उनको छुट्टी है। नित्य 5 सवा 5 बजे सुबह उठ जाते हैं और स्नान वगैरह करके 6:30 बजे एक 7-8 मिनट का स्तोत्र पाठ होता है। उसके बाद दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर के वो पढ़ाई शुरू करते, 7:45 बजे तक पढ़ाई शुरू करते और वहाँ से 10:30 बजे तक, जो हमने बार बार बताया कि चिंतन, और उसी समय कोई अध्यापक यदि उसके समय पर आ गया तो पढ़ाया भी जाता है। 1 घंटे का जो रोज का पाठ है वो भी किया जाता है। 10:30 बजे तक वो भोजन के लिए जाते हैं। उसके पहले जिसका टर्म है भोजन बनाने का, वो 9 साढ़े 9 बजे तक भोजन बनाने के लिए जाता है और 10:30 बजे तक भोजन तैयार हो जाता है। फिर 12 बजे तक फिर पढ़ाई शुरू करते हैं 3 बजे तक, फिर थोड़ा स्नैक्स देते हैं, फिर 5 बजे तक पढ़ाई करते हैं। 5 से 5:45 बजे तक प्राणायाम करते हैं, जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी वगैरह रामदेव बाबा के जो ये है, उसका पाठशाला को अच्छा अनुभव है। 2017 तक पानी के दिनों में, बारिश के दिनों में वैद्य के पास जाने की जो नौबत है हर 6-7 दिन में आ रही थी। तो उसके बाद हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। अभी उसमें गिरावट माने नील जैसा हो गया, माने जो बारिश के दिनों में जुकाम और सर्दी, इससे जो परेशानियां हैं वो अभी खत्म हो गई है। अच्छा है रिजल्ट। तो प्राणायाम के बाद फिर 1 घंटा खेलते हैं, फिर आकर के भोजन, फिर 10 बजे तक चिंतन चलता है। तो 10 बजे सब लोग सोने के लिए जाते हैं। पन्ना जी, जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया कि बच्चे यहाँ सुबह प्रातः 5 बजे उठते हैं और 6:30 बजे प्राणायाम के बाद 10:30 बजे तक उनका दिनचर्या समाप्त होता है। तो क्या पढ़ाई के अलावा भी खेल कूद में बच्चे रुचि लेते हैं? क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा बच्चे? इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। ये पढ़ाई जो है ना, वो बहुत कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से करनी पड़ती है। तो उनको दिन में कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ती है। तो वो खेल कूद में किसी स्पर्धाओं में वगैरह भाग नहीं ले सकते हैं। उसकी अलग तैयारी करने के लिए उनके पास उतना समय नहीं होता है। लेकिन पाठशाला का समय समाप्त होने के बाद, जैसे गुरुजी ने बताया, 5 से 5:45 बजे तक प्राणायाम होने के बाद वो 1-1.5 घंटा खेल लेते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, या फिर कहीं पर, यहाँ आसपास में बहुत सारे पहाड़ है, आप देख रहे हो, वहाँ पर कभी ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ऐसा सब वो करते रहते हैं। और जब यहाँ बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय बच्चे फिर चेस खेल लेते हैं या फिर कैरम खेल लेते हैं, या फिर उनके अपने कोई निजी खेल होते हैं, वो सब मिलके एक साथ बैठ के खेलते हैं। गुरुजी, आजकल तो मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, तो यहाँ के बच्चों को आप कैसे मोबाइल फ़ोन से बचा रहे हैं? कैसे उनको दूर रखते हैं इस मोबाइल फ़ोन के प्रभाव से? पहले जब पुनः हम रहते थे तब तो इतना स्मार्टफोन का प्रचार नहीं था। इधर आने के बाद स्मार्टफोन था, बच्चों के पास रहता भी था, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम हमारे ध्यान में आ गए। जैसे कि देर तक उसको चला करके देखना, वीडियो देखना, और उसमें समय बहुत जाता था। एक तो उन्मेष करके पुणे से लड़का था, इतने छोटे स्क्रीन में रामायण देख रहा था। इधर आने के बाद 2-3 नंबर बढ़ गए आंखों के। तो उसके बाद एक बैठक करके सभी लोगों को बहुत देर तक समझाया। और एक यात्रा में भी हमारा ऐसा अनुभव आया, पिछली बार वाराणसी की यात्रा में सभी लोग अपने अपने मोबाइल में हैं। इतनी यात्रा, मज़ा लेने की जो यात्रा थी, उसको सभी मोबाइल ने दूर रख दिया। तो पूरी यात्रा में हम वही बार बार देख रहे थे कि वो 32 लोगों में है, लेकिन खुद तो अकेला ही है, कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं, कुछ नहीं। तो वापस आने के बाद हमने एक बैठक की और उसका जो नुकसान है उनको समझाया।
और उस समय जो अभी सभी बच्चे बदल गए, उस समय के बच्चे अलग थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि सही है, आपका निरीक्षण सही है और इसके लिए आप जो उपाय बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो उपाय ये निश्चित हो गया कि 15 दिन में एक बार जब प्रतिपदा के दिन छुट्टी होती है, उस दिन खाली हम स्मार्टफोन देंगे और नित्य माता पिता के साथ जो शाम कोई संपर्क की ज़रूरत होगी तो जिसको बटन वाला छोटा फ़ोन होता है वो उनके साथ रहेगा। तो उससे जो हम अभी परिणाम देख रहे हैं कि जो ज़रूरी है उतनी बातें वो उस जितनी जानकारी है वो एक दिन में जुटा लेते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। और हमारे नित्य जो उनका 12-13 घंटे का परिश्रम का काम है, इसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी, आपने एक किताब लिखी है विद्याधरी, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जो न्याय शास्त्र है वो व्याघ्रमुख बोलते हैं उसको, माने उसका जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे शेर जैसा डरावना दिखता है वैसा ये हमारा शास्त्र जब शुरू करते हैं तो डरावना है। तो उसकी भाषा सब अलग है, उसके टर्म्स जो है जो सुनने में भी दिक्कत करते हैं, जैसे अवच्छेदकता, प्रतियोगिता, प्रयोजकता, ये शब्द जो है इनका बहुत सारा अर्थ है, वो तो बाद में देखा जाएगा, सुनने में ही दिक्कत हो जाती है। तो इन शब्दों को सुन कर के ही बच्चे भागते थे। तो और ये परंपरा चलती आ रही है कि जब हमें वाराणसी में हमारे गुरुजी गणेश्वर गुरुजी के पास पढ़ने का अवसर मिला तो गुरुजी चित्र निकाल करके पढ़ाते थे। बहुत नहीं पढ़ाया उन्होंने, पूरा 5 साल में 2 महीने भी रेगुलर पढ़ा नहीं पाए, उनकी अलग अलग परिस्थिति अलग थी, लेकिन जब पढ़ाते थे तो ये चित्र निकाल करके पढ़ाते थे। और तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया कि समझाने की जो हमारी कला है वो उससे बढ़ गई। कोई भी इस विषय नहीं समझता है तो हम लोग उसको चैलेंज समझते हैं अभी, माने सामने वाले की दुर्बलता नहीं समझता है तो हमारी दुर्बलता है। ऐसे जो समझने की भावना उत्पन्न हो गई ये उस चित्र पद्धति से आ गई। नहीं समझते हो, समझाएंगे। तो बाद में जब 12-14 साल हम पढ़ा रहे थे, अलग अलग बुद्धि के स्तर के बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे थे, तो और दिक्कतें बढ़ गई, माने नहीं समझते हैं तो कैसे समझाएंगे। इसलिए पूरा न्यायशास्त्र का जो पहला ग्रंथ है, जो तर्क संग्रह हमने पहले उसका उल्लेख किया, वो पूरा हमने चित्र पद्धति से तैयार किया। हर एक उसकी जो लाइन है उसको हम डायग्राम निकाल करके कैसे समझाएंगे। इसका परिणाम ये हो गया कि जिनको वो भाषा समझती है, जैसे इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग हैं जिनको तर्क संग्रह पढ़ना है, लेकिन संप्रदाय की पद्धति कैसे, एक गुरु बैठेगा वो हाथ भी नहीं हिलाएगा, वो ऐसे बैठेगा और बोलता रहेगा, इतनी क्लिष्ट भाषा में बोलेगा कि सामने वाला संभवतः भाग जाए। तो इससे जो डरे हुए थे उनको ये, जैसे कोई अध्यापक जा कर के बोर्ड पर चित्र निकाल करके कुछ समझाएगा तो उसका जो प्रेम होता है वैसा प्रेम विद्याधरी को मिला। इसका परिणाम ये हो गया कि अभी हमें भी इतना उसका प्रसार है मालूम नहीं। पिछले साल कोई स्वरूप कुमार करके अमेरिका के MBBS डॉक्टर है जो उधर विद्याधरी का क्लास ले रहे, उनके साथ पिछले साल 300 नए एडमिशन हुए एक साल के लिए और उनको नई विद्याधरी की किताब चाहिए थी। तब उन्होंने हमारे ट्रस्ट के साथ संपर्क किया तो पता चला कि 18 देशों में विद्याधरी पढ़ाई जा रही है इंटरनेट के माध्यम से। अब जैसे कि यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और पास करते हैं, तो छात्राओं को पास करने के बाद उनके लिए कुछ व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है उनके लिए? ऐसा है कि हम लोग ऐसा ही चाहते हैं कि उन्होंने भी ऐसी ही पाठशालाएं शुरू करनी है। अभी हमारी पाठशाला में 3 ही विषय है, जैसे गुरुजी ने बताया, न्याय, व्याकरण और मीमांसा। लेकिन वस्तुतः संस्कृत के क्षेत्र में ज्ञान के बहुत सारे विषय हैं। अभी जैसे न्याय और मीमांसा ये 2 दर्शन है, वैसे ही सांख्य योग है, वेदांत है और भी बहुत सारी ज्ञान की शाखाएं हैं। हर एक शाखा में वो यहाँ पर बेसिक न्याय और व्याकरण शास्त्र का अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं
तो उसकी सहायता से वो किसी भी ज्ञान शाखा में अपना खुद समझ सकते हैं उस ज्ञान शाखा को। तो ऐसी जैसे अभी लीलावती गणित है जो भास्कराचार्य जी ने लिखा है, वो भी एक शुरू कर सकते हैं। अभी यहाँ पुणे में एक छात्र है हमारा, उसने ये गणित का पाठशाला जैसे ही वो पढ़ा रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उनको भी अगर वो खुद पढ़ेंगे अपने बलबूते पर या फिर किसी अच्छे पंडित को ढूंढ के अगर पढ़ सकते हैं, तो वो भी इसी तरह से उन्होंने संस्कृत की जो ज्ञान शाखाएँ हैं उसका विस्तार करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, ये हमारी इच्छा होती है। तो अभी यहाँ से जो पढ़ के पहले बच्चे गए हैं 20-22 बच्चे, वो सब अभी अपनी अपनी जगह जाकर पाठशालाएँ चला रहे हैं। और जो लड़कियों के बारे में आपने पूछा, छात्राओं के बारे में, तो ये पहली ऐसी पाठशाला है कि जहाँ छात्राओं को, लड़कियों को शास्त्राध्ययन पारंपरिक पद्धति से करने का अवसर मिला है। तो इसीलिए पाठशाला के ट्रस्टियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि वो छात्रा अगर जीवन भर ऐसे ही पढ़ाती रहेगी, महापरीक्षा के बाद ऐसे ही पाठशाला में पढ़ाती रहेगी या अपने घर में कुछ छात्र रखकर पढ़ाती रहेगी या फिर खुद दूसरा शास्त्र पढ़ना चाहेगी या फिर कुछ रिसर्च पेपर्स या ग्रंथ लिखना चाहेगी, तो उसके लिए पूरे जीवन भर पाठशाला उसको 6,000 रुपयों की आजीवन मदद करेगी, सहाय करेगी। उसका मानधन समझिए, उसका जो विद्वत्ता उसने संपादन की है पाठशाला से, उसके लिए उसको ये एक प्रकार का मानधन पाठशाला देती रहेगी। अभी 6,000 अभी निश्चित है, हो सकता है कि अगर समाज के दाताओं को ये अच्छा लगा तो ये राशि बढ़ भी सकती है, तो ये आजीवन उसको मिलती रहेगी। लेकिन अगर वो किसी सरकारी नौकरी में जाती है या कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाती है तो ये उसको नहीं मिलेगा, उस लड़की को। अगर नहीं जाती है, किसी दूसरे ट्रस्ट में भी अगर वो काम करती है तो भी पाठशाला उसको हर महीने कुछ ऐसे मानधन देती रहेगी। ये एक स्कीम बनाई गई है पाठशाला। कोरोना महामारी अपर्णा जी, हाल ही में उसने बहुत त्रस्त कर दिया था हमें हम लोगों को। तो क्या कोरोना महामारी का प्रभाव गुरुकुल में पड़ा? क्या प्रभाव रहा इसका? हमें थोड़ा जानकारी दें इसके बारे में। पहले लॉकडाउन में तो सरकार का आदेश था, तो सभी छात्रों को हमने उनके घर भेज दिया था। कोरोना महामारी का लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही वो अपने अपने घर सुखरूप पहुंच गए थे। तो पहले लॉकडाउन में इतने बड़े गुरुकुल में, इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम 3 ही लोग थे, मैं, गुरुजी और प्रियव्रत। तो ऐसे लग रहा था कि कितना सूना सूना लाइफ है, कुछ भी नहीं है, ऐसे लग रहा था। उस समय हम लोगों ने बहुत काम किए, बहुत लेखन किया, सब किया, लेकिन हमेशा बच्चों के साथ रहने की जो आदत बन गई थी तो थोड़ा सा सुना सुना लग रहा था। उस समय गुरुजी को छोड़ के बाकी जो हमारे दूसरे गुरुजी अध्यापक थे या बड़े छात्र थे, सीनियर छात्र थे, उन लोगों ने वो समय खाली गंवाया नहीं। वो इंटरनेट का आश्रय लेकर के ऑनलाइन पाठ चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब लॉकडाउन के बाद सब बच्चे फिर से गुरुकुल में आ गए, पाठशाला में आ गए, तो ऐसा समझ में आ गया कि जो ऑनलाइन पाठ का प्रभाव है वो इतना नहीं है। जो दिन ब दिन गुरुजी के सामने बैठ कर के अपने सहाध्यायियों के साथ डिबेट करके जो पाठ का परिणाम होता है, जो उनमें दृढ़ता आती है, पक्कापन जो ज्ञान में आता है, वो उस ऑनलाइन शिक्षण से नहीं हो रहा था। और एक दूसरे के साथ बैठकर बीच बीच में कुछ हंसी मजाक करके जो पाठ चलते हैं, उसका जो उनको आनंद मिलता था बच्चों को, वो वहाँ नहीं मिल रहा था। तो लॉकडाउन के बाद वो जब फिर से इकट्ठा आ गए, पहले लॉकडाउन के बाद, तो उनको ऐसे लग रहा था कि वाह, बहुत कुछ जीत कर आए हैं, अभी फिर से पढ़ाई करेंगे। तो फिर जो भाग उनका थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, उसकी तैयारी में वो फिर से जुट गए। और दूसरे लॉकडाउन के समय तो उनके अभिभावकों ने बता दिया कि बच्चे वहीं पे सुरक्षित है पाठशाला में, आप उनको मत भेजिएगा। और हमने भी फिर संबंधित लोगों से विनंती करके बच्चों को यहीं पे रख दिया था। सब यही इसी कैंपस में रह रहे थे हम, और यहाँ से बाहर कोई नहीं जाता था।
और बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता था। अगर कोई मिलने आता था तो वहाँ जो गेट आपने देखा है प्रवेश द्वार, वहाँ पे एक हमने दरवाज़ा लगाया था और वहीं से हम लोगों के साथ जाली से बात करते थे। इसमें कोरोना का असर हम पर कितना होगा इसका हमें डर नहीं था, लेकिन हमारे साथ 25-30 बच्चे हैं, उनको हमें संभालना था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ही वातावरण किया था। हमारे जो मैनेजर साहब है पाठशाला के, जो पूरा पाठशाला का अकाउंट वगैरह सब देखते हैं, वो वीकली या 15 दिन में एक बार जाके सब्जी ला के देते थे। वो सब्जी बाहर ही रखी जाती थी, बाद में उसको सैनिटाइज वगैरह करके उसको हम अंदर लेते थे। उसी तरह ग्रॉसरी का भी होता था, जो अत्यंत ज़रूरत है ऐसे उस समय बच्चे इतने अच्छे से रहे कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि हमें खाने के लिए यही चीज़ चाहिए, वही चाहिए। जो भी उस समय उपलब्ध था वो खाना खा के पढ़ाई में जुटे रहते थे। उनको भी मतलब पता था कि हम अच्छे से जीना चाहते हैं, और उनको सुबह शाम को 2 बार उस समय हम प्राणायाम करवाते थे, और शाम को गिलोय, और जिसको अमृता भी बोलते हैं, और मुलेठी का कषाय बना करके हम पिलाते थे। और भाग्य की बात है कि एक भी लड़का या लड़की उस समय इतने से भी बीमार नहीं हुए, उनको सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं हुआ वो 6 महीने में। लेकिन एक बहुत बुरी घटना पाठशाला के जीवन में उस समय घटी। पाठशाला के जो व्याकरण के अध्यापक थे पंडित मोहनलाल शिवनारायण शर्मा, वो उज्जैन से थे, और व्याकरण की महापरीक्षा के बाद उन्होंने जिद करके वो पाठशाला के साथ ही रहे कि पाठशाला ने मुझे पंडित बनाया है तो मैं पाठशाला में ही काम करूँगा। तो वो हमारे साथ थे, और किसी कारणवश वो मूलतः उज्जैन के थे, मध्य प्रदेश के। तो ऐसा हो गया कि उनके परिवार में एक दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए उनको वहाँ जाना पड़ा उज्जैन। और हमारा दुर्भाग्य या शास्त्र जगत का दुर्भाग्य बोलिए कि उस कोरोना महामारी ने उनको अपने जकड़ में ले लिया, और अभी वो केवल हमारे स्मरण में ही रहे हैं। ये एक बड़ा सेटबैक पाठशाला को मिला, और बच्चे भी बहुत उस समय दुखी हो गए थे, बावले हो गए थे, उनको कुछ समझ में, क्योंकि बहुत यंग थे वो, मात्र 32 साल के थे, और जैसे बड़े भाई जैसे सब बच्चों के साथ जुड़े हुए थे। तो थोड़े से बच्चे भी ऐसे ये हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने बता दिया कि ये हमारे बड़े गुरुजी ने बताया है कि ये व्रत है, और व्रत में ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आती रहती है। ये एक युद्ध है, तो युद्ध में अगर एक योद्धा गिर जाता है तो तुरंत उसकी जगह दूसरे योद्धा को सामने करके हमको आगे चलना पड़ता है। जो गिरा है योद्धा, उसका दुख करने के लिए समय भी नहीं होता है कभी कभी। तो आप लोग ये सोचो, शास्त्र जो पढ़े हो उसका मनन चिंतन करो। तो फिर धीरे धीरे बच्चे उसमें से उभर आए। उनके एक मित्र है, जो मोहनलाल जी थे उनके मित्र है, उन्होंने उस समय हमें बहुत मदद की। उन्होंने कुछ सीनियर बच्चों के पाठ ले लिए, और फिर जो तन्मय जी हर्डीकर है पाठशाला के नए अध्यापक, उनको हमने फिर उनकी जगह नियुक्त किया। ये सबसे बुरा परिणाम है। बाकी तो वैसे बच्चों को कुछ हुआ नहीं। और फिर जो वैक्सीनेशन वगैरह था वो पाठशाला के लिए व्यवस्था अलग से की गई। कभी कुछ बच्चों को यहाँ आके वैक्सीन दिया गया, कुछ बच्चों को हम हेल्थ सेंटर में लेके गए तो उनको प्राधान्य दे करके वह वैक्सीनेशन करवा लिया उस समय। गुरुजी, अब जो आपके सुपुत्र हैं प्रियव्रता पाटिल, इन्हें यंगेस्ट संस्कृत स्कॉलर का सम्मान मिला है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जब वो 10-12 साल का था तो थोड़ी जो उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी उसके अनुसार हमेशा वो हम एरोनॉटिक्स में काम करेंगे, केमिस्ट्री में काम करेंगे, ऐसा बोलता रहता था। तो और घर में तो पाठशाला चल रही थी, तो हम एक बात उसको हमेशा समझाते थे कि जो बुद्धि की ताकत तुम्हारे पास है उसको ले करके किसी भी पढ़ाई के क्षेत्र में तुम काम कर सकते हो। इसलिए एरोनॉटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जहाँ जो चाहोगे वहाँ पर तुमको ज़रूर यश मिलेगा। लेकिन मेरा माने उस समय हम हमारा नहीं बोलते थे, ये मेरा जो क्षेत्र है माने शास्त्र का, उसमें तो तुम्हारे जैसे ताकतवान आदमी की ज़रूरत है। और वो कैसा है कि
बाहर जो एरोनॉटिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी, ये चीज़ ऐसी नहीं है। ये कोई आपको इसके लिए शाबाश की नहीं, क्या शाबाश केला का म्हणतात, शाबाशी नहीं देगा। और खाली ये शास्त्र का जो रक्षण है, इसके लिए तुमको ये करना है। तो इसको पक्का ध्यान में ले रख करके प्रियव्रत ने गोवा में आने के बाद तो इतनी अच्छी तैयारी की कि 7 साल का जो अभ्यास है वो खाली 2 साल में उसने पूरा लिखा। हमें 1.5 साल में हमने लिखा था, प्रियव्रत ने 2 साल में वो पूरा किया। तो इस दृष्टि से बाद में कम उम्र में पहला छात्र वो हो गया उस संस्था का। उसको व्याकरण विद्वान मणि ऐसी पदवी मिली है। उसके बाद व्याकरणालंकार ऐसी पदवी मिली है। और तीसरा व्याकरण रत्न पदवी भी उसको मिली है। तो अभी वो मीमांसा पढ़ रहा है हमारे पास। और उसने ऐसी तैयारी की है कि अभी जो बड़े बड़े विद्वान हैं व्याकरण के, वो उसका जो सोचने का तरीका है उसको बहुत मानते हैं। मतलब जब चर्चा के लिए पंडित सभा में बैठते हैं तो वो अवश्य प्रियव्रत को कंसिडर करते हैं। ये बीच में बोला गुरुजी के कष्ट और उसकी खुद की पढ़ाई, मतलब पढ़ाई के जो उसने ताकत लगाई है, उसका परिणाम है। अपर्णा जी, ये निश्चित है कि गुरुकुल आगे बढ़ने वाला है। आपने और गुरुजी ने बहुत परिश्रम किया है इसके लिए। तो आप इस गुरुकुल के अब भविष्य, फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताएं हमें। ऐसा है कि इसमें 2 सोच हमने रखी है। एक तो हमारा ऐसा विश्वास है कि जो गुरुजी के बड़े गुरुजी हम उनको बोलते हैं, गौड़ा सुब्रमण्य शास्त्री जी, उन्होंने जो व्रत गुरुजी को दिया है कि ऐसे पाठशाला पद्धति से ही तुम चलो, तो वही व्रत बच्चों ने भी अपना लिया है। हमने नहीं बताया है उनको, लेकिन हम हमेशा बड़े गुरुजी की बात उनके साथ करते रहते हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमने भी ये व्रत, मतलब वंश परंपरा से वो हमें आज्ञा है, विद्या वंश की परंपरा से वो हमें आज्ञा है। तो ऐसे कुल मिला के अभी 22 छात्र 22 जगह पढ़ा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर यहाँ एक बार कर्नाटक से कोई छात्र आता है, वो यहाँ से पढ़ के अगर कर्नाटक में वापस चला जाता है, तो कर्नाटक के कोई यहाँ छात्र ना आए, वो वहीं पढ़ने के लिए जाए। इसे बोलते हैं विद्या केंद्र का विकेंद्रीकरण। तो डिसेंट्रलाइजेशन जब हो जाएगा तभी ये सब शास्त्र की जो शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, ये फैलेगी। और फिर जो हमारा पहला वाला ज्ञान की उपासना करने वाला भारत था, वो हमें देखने को मिलेगा। ये एक तो कोई भी अगर छात्र आता है कर्नाटक से या तमिलनाडु से या फिर मध्य प्रदेश से, तो हम उनको ऐसा बताते हैं कि आप वहाँ जाओ, वहाँ चल रहा है। तो अपने आप छात्रों की संख्या डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। और फिर भी कुछ गुरुकुल में, जो हमारे छात्रों के गुरुकुल है, वहाँ कन्याओं की व्यवस्था नहीं है, तो वो यहीं पर आती है पढ़ने के लिए। तो इसके लिए जो ट्रस्ट है, उन्होंने मिलके, ट्रस्टियों ने मिलके यहाँ पर यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे एक ज़मीन खरीदी है। बहुत सुंदर लोकेशन है, नदी के किनारे वो है। और हम आशा करते हैं कि अभी थोड़े ही काल में हमें वहाँ भवन बनाने की अनुमति मिल जाएगी गवर्नमेंट से। तो वहाँ 50 छात्र और 50 छात्राओं के लिए व्यवस्था हम कर लेंगे। और साथ ही इतने सारे बच्चों को संभालने के लिए अध्यापकों की व्यवस्था और अदर स्टाफ, जैसे लाइब्रेरी संभालने के लिए या फिर पूरा मैनेजमेंट स्कूल का देखने के लिए जो भी स्टाफ आवश्यक होगा, उनके लिए कुछ थोड़े 6-7 भवन बनाए जाएंगे। तो ये अभी प्लान तो है। और इसके साथ जो मैंने बताया 3 ही विषय हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, और भी कुछ विषयों की यहाँ पर हम उपलब्धि अगर कराएंगे तो वो भी छात्रों की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा। तो वो उसी के बारे में भी हम सोच रहे हैं। कुछ छात्रों को अन्य पंडित, जो जैसे साहित्य शास्त्र एक है, या फिर ज्योतिष शास्त्र है, या फिर वेदांत शास्त्र है, वहाँ हमने कुछ बच्चों को भेजा है गुरुकुल से, तो वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और वहाँ पढ़ने का जो भी खर्चा है, व्यवस्था है, वो इस गुरुकुल से ही उनके लिए होता रहता है।
बाद में वो अगर चाहते हैं तो यहाँ गुरुकुल के साथ रह कर के, पाठशाला के साथ रह कर के यहाँ भी पढ़ा सकते हैं, या अपनी नियोजित जगह पर जा कर के वहाँ पर भी पढ़ा सकते हैं। तो बच्चे वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये दो हमारी सोच है, ये दो हमारे प्लान्स है कि इस तरह से बच्चों को हम संभाल पाएंगे। तो दर्शकों, ये थी श्री विद्या पाठशाला के बारे में संपूर्ण जानकारी। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गुरुजी और उनकी धर्मपत्नी का, जिन्होंने हमें संस्थान और पाठशाला के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आप दोनों का धन्यवाद, प्रणाम।